हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागॉजी से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे फैक्ट्स बताए जाते हैं, कुछ जो है चीज़ें, तो इसलिए क्वेश्चंस को सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और हर क्वेश्चंस में जो फैक्ट्स बताए जाते हैं उसको भी सुनने का कोशिश किया करिए, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो चीज़ आपको नहीं पता है, तो उसके लिए अपने जो है पर्सनल नोट्स बना सकते हैं, उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर और कुछ मॉडल पेपर आधारित, कुछ नए आधारित क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरीके से पेपर आएगा, मतलब ये समझ लो ये पेपर भी कम से कम जो है 30 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आ सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों लाइक ज़रूर किया करिए, एक टारगेट रखते हैं, कम से कम 10 लाइक 20 लाइक तो कर दिया करिए, है ना। जो अगर आप लोग पेपर देखते हैं और पेपर आपको काम होता है तो वो चीज़ लाइक करा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी में, ठीक है। सीटेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब समझना होगा भाषा अर्जन का क्या मतलब होता है और भाषा अधिगम का क्या मतलब होता है। अगर ये दोनों का अंतर पता है, ठीक है, तो इसका मतलब है आंसर आप बता लेंगे। भाषा अर्जन का मतलब होता है जो आप अर्जित करते हैं घर आपने परिवार से, मतलब मातृभाषा, ठीक है, वही तो आपने अर्जित करी है। आप जब भी बच्चा पैदा होता है उसके बाद धीरे धीरे जिस परिवार में रहता है वहीं से उसकी जो है भाषा शैली डेवलप होने लगती है। अगर हिंदी मीडियम फैमिली होगी तो हिंदी बोलेगा, पंजाबी होगी तो पंजाबी बोलेगा, पंजाबी भाषा अर्जित करेगा, इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश भाषा अर्जित करेगा, तमिल बोलेगा तो तमिल भाषा अर्जित करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अर्जन होता है, वो उसको जन्मजात मिलती है, मतलब ऐसी भाषा जो उसको जन्मजात या मातृभाषा के रूप में मिलती हो। लेकिन वहीं पे अधिगम की बात करें तो ये अधिगम होता है भाषा जो होती है जो सीखता है, वो जीवन पर्यंत सीखता है। मतलब हो सकता है कि उसकी मातृभाषा जो है पंजाबी हो लेकिन उसको जो है तमिल सीखनी हो, या उसको कोई बाहर की लैंग्वेज सीखनी हो, जर्मन सीखनी हो, है ना, स्पेनिश सीखनी हो, मंडेरियन सीखनी हो। तो ये जो अधिगम होता है एक नियमों के तहत चलता है, लेकिन अर्जन जो होता है वो कुछ नियमों की तहत नहीं चलता, वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे आप एज के अनुसार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप भाषा अर्जित करते जाते हैं और नियमों के अनुरूप नहीं चलते। लेकिन अधिगम जब होता है, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आप हर एक प्रक्रिया और एक व्याकरण रूप में सब कुछ सीखते हैं। जो नियम उसमें होते हैं उनके रूप सीखते हैं। जैसे अगर स्पेनिश सीख रहे हैं तो स्पेनिश के क्या नियम है, किस तरीके से सीखा जाता है। हिंदी सीख रहे हैं तो पहले क्या सीखना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अर्जन और अधिगम में अंतर यह है कि वो कठिनाई का स्तर अंतर है, या पाठ्यपुस्तक का अंतर है, या भाषा सीखने और सिखाने की पद्धति है, या भाषिक परिवेश की उपलब्धता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सी लॉक नहीं करिएगा। सीखने और सिखाने की पद्धति नहीं है, ये परिवेश की उपलब्धता है। जब जो अर्जन करते हैं आप, वो आप जिस परिवेश में अर्जित करते हैं मातृभाषा के रूप में, अधिगम करते हैं वो भी आप उस परिवेश में जा रहे हैं तो वहां से अर्जित, तो ये परिवेश की उपलब्धता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो देखिए पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक कौन सी चीज सहायक है। ऑप्शन देख लेते हैं। श्रुत लेख का कार्य, मतलब सुनकर, पहले जो है सुन लिया उसने और फिर उसने लिखने का काम शुरू कर दिया, तो ये श्रुतलेख का कार्य जो है उसके पढ़ने लिखने की कुशलता को बढ़ाएगा। या कहानी पढ़कर, हमने कहानी पढ़ी और उसके बाद उस पर सवाल बनाने की कोशिश किया इससे, या प्रदूषण पर किसी भी चीज़ पर एक निबंध लिखना, ये हमारी कुशलता का विकास करेगा। या सुलेख का कार्य करना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कहानी पढ़कर उस पर सवाल करना। देखिए पढ़ने और लिखने की कुशलता तभी हो जाएगी जब आप किसी चीज़ को सुनेंगे या किसी चीज़ को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जब आप उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा उसके पढ़ने लिखने की कुशलता, उस पर ध्यान जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप पूरा ध्यान लगा करके उसकी चीज़ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। फिर उस कहानी पढ़ने के बाद आप उस पर क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करते हैं कि मैंने क्या कहानी पढ़ी थी। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ध्यान रखना यहां नहीं पूछा गया है। अब भाषा अर्जन की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां मतलब मातृभाषा से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम अर्जित करते हैं। तो अब देखते हैं भाषा के नियमों सीख जाते हैं, ये उचित नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जो अर्जन होता है
वो मतलब जीवन पर्यंत अर्जन रहता है और नियमों के तहत नहीं चलता, और उसके माता पिता, उसके परिवार, उसके आसपास के समुदाय से वो उसको भाषा मिलती है। अर्जन का मतलब है जो उसकी मातृभाषा हुई, है ना। तो देखिए भाषा के नियमों इसमें सीखा जाता है। जब आप बचपन में होते हैं तो आप कोई नियमों के तहत थोड़ी ना सीखते हैं भाषा अर्जन। आपकी एक मातृभाषा है तो कभी जो है आप पापा को कुछ बोल रहे होते हैं, है ना, मतलब गोल वाली चीज़ को, हर गोल वाली चीज़ को आप हो सकता है देख करके पहिया बोले, हर चीज़ आपको खाने की लगती हो, ज़मीन में पड़ा कीड़ा भी जो है बच्चे खाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वो अर्जित नहीं करता, कुछ भी बोलता है, मम मम, पानी को जो है मम मम बोलता है ना। तो या बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जा सकते हैं। तो जिस परिवेश में रहता है उस हिसाब से जो है भाषिक नियम बनाइए, उसी हिसाब से बच्चों को बोलना सिखाइए। या भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। आप जिस परिवेश में रहते हैं उसी परिवेश की आपकी भाषा हो जाएगी। आप हिंदी में रहते हैं तो हिंदी भाषी हो जाएंगे, इंग्लिश आप बाहर विदेश में रहते हैं तो इंग्लिश भाषी हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे तो आपकी भाषा लैंग्वेज भी उसी तरीके से हो जाएगी, आप तमिल होंगे तो तमिलियन हो जाएंगे, आप फॉरेन में रहते हैं तो फॉरेन की तरह भाषा हो जाएगी। तो अर्जन जो होती है, जो भी आप भाषा सीखते हैं, उसमें परिवेश का बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें समाज संस्कृति विशेषताओं का सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। समाज और संस्कृति का रोल भी भाषा अर्जन में बहुत होता है। जैसे आप सिटी में रहते हैं, वहाँ की आप भाषा देख लीजिए, आप जो है आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो वहाँ की आप अपनी देखिए भाषा कैसी होती है बच्चों की। तो ये चीज़ें होती हैं, समाज और संस्कृति से भी बहुत हद तक उसे भाषा, जैसे हिंदू लोग होते हैं तो वो हिंदी भाषी का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम लोग जो होते हैं वो उर्दू भाषी का प्रयोग करते हैं, उनके कहीं ना कहीं बोलचाल में शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को, मतलब आप सिलेबस में लोकगीतों को शामिल करने की बात कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? लोकगीतों को शामिल करने में क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करेगा कि ये शामिल करने से कोई फायदा नहीं है या इसका कोई रोल नहीं है वहाँ पे? तो देखिए लोकगीत क्या होते हैं? लोकगीत वो होते हैं जो हर स्टेट के क्षेत्रीय, हर स्टेट में जो क्षेत्र होता है, मतलब जैसे आप उत्तर प्रदेश के कानपुर जगह में रहते हैं तो कानपुर में जिस तरीके की भाषा अपनाई जाती है वो उसी भाषा में गीत गाना। जैसे कानपुर में ज़्यादातर आप लोकगीतों में नौटंकियों का प्रयोग होता है। नौटंकी, आपने कहा ज़्यादा नौटंकी ना करो, तो ये नौटंकी में जिस तरीके की भाषा अपनाई जाती है या रामलीला होती है, तो यही है लोकगीत, लोक संगीत और लोक नृत्य, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए लोकगीतों से जो संबद्ध राज्य होते हैं उनके बारे में जानकारी देना होता है, ये बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। या लोकगीतों की रसानुभूति या लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, बिल्कुल। भारत में लोकगीतों के माध्यम से कहाँ कहाँ कौन सी संस्कृति जो है विद्यमान है, कौन सा नृत्य जो है कहाँ होता है ना, कथक जो है नृत्य कहाँ होता है, कुचिपुड़ी कहाँ होता है, भरतनाट्यम कहाँ होता है, ये सब चीज़ें लोकगीत। और लोकगीत का मतलब है जैसे कि नौटंकी हो गई, है ना, और बरसाना में जो है गीत जो गाए जाते हैं होली के दौरान, वो चीज़ें हो गई। तो ये संस्कृति की विशेषताओं को जो है दर्शाती है। लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मिलता है। अब भाषिक विशेषता का मतलब है, देखिए अगर यूपी में आप होंगे तो यूपी में हिंदी और एक तरीके से टूटी फूटी हिंदी का प्रयोग किया जाता है ना, जिसे कहते हैं तद्भव। अगर आप जो है आप बिहार में चले जाएंगे तो आपको जो है क्या बोलते हैं, बिहार की कौन सी भाषा होती है जो आपको जो गीत आते हैं जो बड़े, तो उस तरीके की भाषा होती है। तमिल में चले जाएंगे तो दूसरी भाषा होती है। भाषिक विशेषता, तो यहाँ लोकगीतों की रसानुभूत कराने के लिए जो है इसका जो है शामिल किया गया है कि लोकगीतों के बारे में कौन सा रस निकल रहा है उसमें से, है ना। तो वो चीज़ें, इसका आंसर नहीं होगा, सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रकृति के संबंध में, माफ कीजिएगा, भाषा की प्रकृति ना, नेचर ऑफ लैंग्वेज, है ना, इसके संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ठीक है, लैंग्वेज की जो नेचर है वो किस जो है कौन सा कथन उचित नहीं है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक जो है नियमों का अनुसरण करती है, या भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, या भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियमों के तहत चलती है, या भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही जो है पकड़ उसकी मजबूत हो जाती है। तो बिल्कुल आंसर आप लोगों ने जो है ज़रूर से ज़रूर गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, भाषा जो है कठोरता से व्याकरणिक जो है नियमों का अनुसरण नहीं करती। आप जैसे भाषा का यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं, जितना तोड़ फोड़ के यूज़ करना चाहें वैसे तोड़ सकते हैं। जैसे
जैसे जैसे आप हर कदम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भाषा का स्वरूप भी बदलता जाता है और वो व्याकरणिक उनके नियम भी बदल जाते हैं। जैसे कई जगह जो है नदियों के नाम की अगर बात करें हम, जैसे यमुना नदी है तो कई जगह आप यमुना को जमुना बोलने लगते हैं। तो ये व्याकरणिक नियमों पे नहीं चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसको जमुना को यमुना ही बोलना है, जमुना बोल रहे हैं। या बहुत सारे जो है जैसे दरवाजे या खिड़की को जो है कई जगह भाषा में जो है किवाड़ बोल देते हैं, है ना। जरा गाँव में देखिए आप किवाड़ बंद कर दीजिए, तो वही चीज़ है ना। तो ये सब व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब आपको पता होना चाहिए। सतत का मतलब व्यक्ति का या भाषा के रूप में बोले या व्यक्ति के रूप में बोले या सीडीपी। ये सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ के तहत भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ईवीएस के तहत भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। या भाषा की जगह अगर पर्यावरण डाल दे तो पर्यावरण में सतत मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, या बच्चे के जो है सतत मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, या गणना के रूप में सतत मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। ये क्वेश्चन हर रूप में पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सतत मूल्यांकन का मतलब है संपूर्ण मूल्यांकन। चाहे भाषा के रूप में देखें तो हम भाषा के रूप में उस बच्चे का जो है संपूर्ण मूल्यांकन देखना है, पर्यावरण के अध्ययन के रूप में उसका संपूर्ण मूल्यांकन देखना है। और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं तो अगर व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की एक चीज़ का मूल्यांकन करना है। जैसे हम अगर व्यक्ति की बात करें, बच्चे की बात करें, तो हम व्यापक मूल्यांकन करेंगे उसके शरीर का, शारीरिक रूप से उसका व्यापक मूल्यांकन करेंगे, मानसिक रूप से उसका व्यापक मूल्यांकन करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक। अब देखते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों की जो है कमियां जानना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, या फिर ये जानना कि बच्चों ने कितना सीखा इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, या बच्चे जो है पास हो गए फेल हो गए इसको श्रेणी में रखना इसका उद्देश्य होता है मूल्यांकन करना, या बच्चे के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। तो देखिए इसका सही जवाब है ये। देखिए, सतत मूल्यांकन मतलब बच्चे ने जो है संपूर्ण मूल्यांकन हमें चेक करना है। इसके द्वारा हम जानने की प्रयास करते हैं कि बच्चे ने कितना जो है मतलब सीखा है, ठीक है। और व्यापक मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा जो है मूल उद्देश्य होता है कि जानना और समझना कि बच्चे ने क्या सीखा है और अभी उसको कितना सीखना बाकी है, ठीक है। बात यहां तक समझ गए होंगे। क्वेश्चंस इसी प्रकार से आते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं है, पेपर में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस उठा के रख दिए जाते हैं। बस क्वेश्चंस को समझने आपको आना चाहिए। लास्ट ईयर में बार बार मैं कह रहा था कि पेपर की जैसे आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं, रट्टू तोता मार रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से नहीं होगा। चीज़ों को समझना होगा, फैक्ट्स देखने होंगे, फैक्ट्स आपको समझने होंगे, उसको पता होना चाहिए। अगर आप सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपको नहीं पता। आपने सोचा कि यह आंसर तो मैं सॉल्व कर लूँगा, लेकिन जब सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कुछ बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो याद रखिए ये समझना भी ज़रूरी है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमन जो है बचपन से ही गुजराती बोल लेती है और समझ भी लेती है। वो बचपन से ही गुजराती बोल लेती है, वो कभी विद्यालय नहीं जाती। इसका क्या मतलब है? अब इसका क्या मतलब हो सकता है कि जब वो बच्चा जो है बचपन से ही बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसकी मातृभाषा जो है गुजराती है, इसकी ये मातृभाषा ही गुजराती है। बिल्कुल सिंपल सा है, देखिए कितना सिंपल है। तो उसकी मातृभाषा गुजराती है, तो मातृभाषा है तो इसका मतलब है ये अर्जन हुआ है, इसका भाषा का अर्जन किया है इसने, ठीक है। तो ये आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल। भाषा सीखने का जो है ये गुण नहीं है, सुमन की प्रतिभा का गुण नहीं है, ये भाषा के पिछड़ेपन का गुण नहीं है, भाषा अर्जन का जो है ये गुण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण का हमें उद्देश्य नहीं है ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, या बच्चों की जो है घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या सुनी सुनाई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो ये देखिए हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किन बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? आप जब बच्चे का जो है बच्चे के लिए आप कोई साहित्य जो है लिटरेचर की बुक खरीद रहे हो या बुक के बारे में बता रहे हो, या आप खुद पर्सनली कुछ बता रहे हो, तो आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो साहित्य हो वो बहुत बड़ी हो, मतलब बहुत मोटे पेजेस हो, 40 पेज के नहीं, कम से कम 300 पेज के साहित्य हो, ठीक है, ये होना चाहिए।
या बच्चों का स्तर और रुचि जानने का प्रयास करना चाहिए, या सरल भाषा हो इसका जो है सर्वाधिक सबसे ध्यान रखेंगे, या रचनाकार जो है कौन राइटर है इसका उसका याद रखेंगे। तो देखिए, हम कोई भी जब बच्चे को साहित्य देते हैं, या हम खुद भी अपनी बात ध्यान रख रहे हैं, जैसे हम कोई लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग साइंस फिक्शन वाली जो है लिटरेचर की बुक जो है, नॉवेल जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा अगर नॉवेल के बारे में जानते हो, उपन्यास जिसे कहते हैं, अगर आप उपन्यास पढ़ना चाहते हैं उसको, वही साहित्य है, ठीक है। उपन्यास हो गई या कहानी हो गई या कोई भी, तो अगर आपने मान लीजिए हम उपन्यास या नॉवेल हम पढ़ रहे हैं, तो हम पर्सनली हम ये देखेंगे कि मेरा जो है इंटरेस्ट किस चीज़ का है। तो आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है बच्चों का स्तर और रुचि जानने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अगर किसी बच्चे के लिए जो है साहित्य का चयन कर रहे हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए ना कि बच्चे की जो है रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। और बच्चों का मान लीजिए हमने जो है साहित्य जो है हमने जो है साइंस फिक्शन वाली ले ली, लेकिन बच्चा वो साइंस फिक्शन पे ध्यान नहीं देना, कोई और पढ़ना चाहता है, किसी और तरीके की वो कहानियाँ पढ़ना चाहता है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। उसके इंटरेस्ट के अनुसार ही हम साहित्य खरीदेंगे, साहित्य का चयन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? तो देखिए, कहानियाँ जो होती हैं बच्चों के भाषा जो है डेवलपमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में किस प्रकार हेल्पफुल हैं, इस चीज़ को आंसर देना है। बहुत सिंपल है। तो कहानियाँ हम क्यों सुनाते हैं बच्चों को? अब आप सोचिए खुद, आपका बच्चा कई बार जो है कहता है ना मुझे कहानी सुनाओ, तो कहानी क्यों सुनाते हैं? कहानी इसलिए सुनाते हैं, जब हम कुछ कहानी बच्चे को सुनाते हैं तो वो इमेजिन करता है कि वैसा ही कुछ जो है हो रहा होगा, है ना। आप देखिए जो सुपर हीरोज़ की मूवी होती है, बच्चे क्यों ऐसा पसंद करते हैं? क्योंकि वो इमेजिन करते हैं कि वो खुद सुपर हीरो है। जैसे एक समय शक्तिमान आता था, है ना, शक्तिमान आता था, तो कई बच्चे जो है शक्तिमान अपने आप को समझते थे, तो जो है एक कभी बेड से कूदते थे, कभी कहाँ से, कभी थोड़ी ऊंचाइयों से कूद जाते थे, टेबल से कूद जाते थे घूमते घूमते, और कई बार तो बिल्डिंग से कूद गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये कल्पनाशीलता, उनकी सृजनात्मकता और चिंतन को जो है बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर है कहानियाँ हमेशा बच्चों के अंदर जो है एक इमेजिन जो है करने, कहानी क्षमता का डेवलप करती है, इमेजिनेशन का पावर डेवलप करती है ना, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करती है। कई बार जो है हम किसी चीज़ का आइडिया लेकर के हमने सोचा कि एक जो है एक ऐसा आदमी बनाएंगे जो दीवालों में चिपक के चलता हो, तो हमने जो है सृजन क्या किया? स्पाइडरमैन का सृजन कर दिया, स्पाइडरमैन, है ना। किसी ने कहा जो है किसी ने कहा कि थॉर का कैरेक्टर डेवलप करेंगे, हमने कहाँ से ले लिया? हमने ले लिया थॉर का कैरेक्टर, उठा लिया हनुमान से, ठीक है, बजरंगबली से। तो इस तरीके से जो है क्रिएटिविटी होती है, एक दूसरे से देख करके आइडिया लेकर के जो है हम जो है कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या रोल होता है? तो देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो बुक्स होती हैं उसका वो अनावश्यक है या एकमात्र केवल इकलौता मात्र जो है संसाधन है भाषा शिक्षण में, और कोई तरीका ही नहीं है भाषा शिक्षण में? भाई भाषा शिक्षण में उसका परिवार है, आसपास का माहौल है, उसका समाज है ना, जहाँ वो उठता बैठता है, जहाँ स्कूल में जानता है, किताबें ही थोड़ी ना है। साध्य है या साधन है? तो देखिए, साध्य और साधन, इन दो में से आंसर आपका होगा, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे होंगे साध्य और साधन के बारे में नहीं जानते हो कि ये होता क्या है, और बहुत सिंपल है। साध्य क्या होता है? ठीक है, साध्य क्या होता है? साध्य वो होता है जिसे हम पाना चाहते हैं, याद रखना, पाना चाहते हैं। पाना क्या होता है? मतलब गोल आपका क्या है? आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ये आपका साध्य है, ठीक है। आप क्या पाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका रहन सहन, मतलब आप क्या चीज़ पाना चाहते हैं, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। और साधन क्या है? साधन है जिस माध्यम से जो है एक तरीके से कह ले कि माध्यम, किस माध्यम से आप उस गोल को पाना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी कैसे पाना चाहते हैं, ये है साधन। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होती है, बुक्स जो होती है, अगर जो बुक्स का काम होता है, मतलब आपकी बुक्स जो है वो आपको मदद करती है भाषा शिक्षण में, तो वो एक साधन है, ठीक है, याद रखना, एक साधन है, ठीक है। किस माध्यम से गोल, मतलब ये जो है किस माध्यम से गोल को प्राप्त किया गया है, वही होता है साधन। तो किस माध्यम से गोल को प्राप्त किया है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हमने भाषा शिक्षण सीखी है, ये एक साधन हो गया। यहां तक समझ गए होंगे? बिल्कुल भी ये नोट कर लीजिएगा अगर जिनको नहीं पता था इसका बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है। वीडियो यहां तक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए अभी तुरंत ही, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है, हम आपके लिए डेली एक पेपर लेके आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हों, बहुत अच्छे से सिलेक्ट करके क्वेश्चंस दें,
है ना, ताकि वो आपके फ़ायदेमंद हो। आपके हमारा शुरुआत से ही टारगेट रहा है कि हम आपको इतना जो है पेपर करा दें कि ताकि 120 प्लस से आपके कम मार्क्स ना आए, ठीक है। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। राधिका जो है 7वीं कक्षा में पढ़ती है। देखिए राधिका जो है 7वीं कक्षा में पढ़ाती है सॉरी, ठीक है, वो टीचर एक तरीके से। वो बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा ये प्रयुक्त विधि कौन सी है? अब देखिए इसको बिल्कुल सिंपल से आंसर है। अगर आपको ऐसा कुछ हो कि पहले उदाहरण देती हो, पहले उदाहरण दिया गया हो किसी टीचर के द्वारा, किसी चीज़ को समझाने के पहले उदाहरण दिया गया हो और फिर उसके बाद उसके नियमों की जानकारी दी गई हो, जैसा कि इसमें उदाहरण दिया और फिर उसके बाद संज्ञा के बारे में बताया, नियमों के बारे में जानकारी दिया गया हो या उसके फैक्ट्स के बारे में बताया गया, पहला उदाहरण ही हो, मतलब पहले किसी भी चीज़ को बताने से पहले टीचर ने उसको उदाहरण पेश किया हो और फिर नियमों की जानकारी दी हो, तो ध्यान रखिएगा इस विधि को कहते हैं आगमन विधि। बिल्कुल सिंपल है, आगमन विधि, जिसमें पहले उदाहरण पेश किया जाता है, फिर जो है फैक्ट्स के बारे में बताया जाता है, उसके नियम के बारे में बताया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम निगमन विधि की बात करें तो पहले जो है नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर जो है उसके उदाहरण पेश किए जाते हैं। यहीं पर निगमन विधि में जो है जस्ट उल्टा हो जाता है। तो याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आगमन विधि उदाहरण टू नियम और निगमन विधि नियम टू उदाहरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों और शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न जो है किस रूप में दर्शा रहा है आपको देखना है। तो अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई जो है हमें कविता जो है टीचर को अपने दोस्तों को, मतलब एक तरीके से क्लासरूम है और क्लासरूम में बहुभाषी बच्चे होते हैं, ये हम सभी को पता है, हमने कई बार क्वेश्चन ये किए हैं कि एक क्लासरूम में बहुभाषी बच्चे होते हैं, बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं जिनको अनेक अनेक भाषी लोग बच्चे होते हैं। और हर टीचर ने कहा है कि हर कोई बच्चा जो है इस कहानी को अपनी अपनी भाषा में जो है बोर्ड के पास खड़े होकर के बच्चों को और मुझे सुनाए। तो ये देखिए क्या है, ये कक्षा में बच्चों को गीत गाने का अवसर दे रहा है, तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन गलत हो जाता है। यह बच्चों के अंदर बहुभाषित संदर्भ को पोषित करता है, ये आंसर मुझे लग रहा है। पर अगला भी देख लेते हैं, कक्षा में समय का सदुपयोग कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। या कक्षा में मनोरंजन का साधन बना रहा है या कुछ जो है, ये भी नहीं। तो देखिए जब बहुभाषी होते हैं इससे क्या होता है, हर भाषा का जो है बच्चा जो है अपनी जो है स्टोरी सुनाएगा, किसान से संबंधित स्टोरी सुनाएगा, तो सबको एक नई भाषा जानने का मौका मिलेगा, उसके बारे में कुछ जानने को मिलेगा। वो भाषा कैसी है, हो सकता है उसके कुछ नए वर्ड्स जो है कुछ बच्चे सीखें, है ना, कुछ नए वर्ड, कुछ पुराने वर्ड उनको अपनी भाषा में मैच करेंगे कि अरे ये तो मेरे में यहाँ भी बोला जाता है, यहाँ पे भी बोला जाता है, तो ये चीज़ें होंगी। तो बहुभाषी संदर्भ को पोषित करने को मिलेगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन मिलेगा, एक दूसरे से सामाजिकता की भावना की डेवलप होगी और बहुभाषी से जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर एक नया चिंतन जो है प्रारंभ हो जाएगा, बच्चे कुछ नई भाषा भी सीखेंगे, ठीक है। तो याद रखना बहुभाषा एक रिसोर्स है, ठीक है, इसको निगेटिव नहीं देखते हैं, इसको एक कक्ष हो या कहीं पे भी हो उसे सकारात्मक रूप ही देखते हैं। जब भी बहुभाषी वाला क्लासरूम होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चे एक कुछ नया क्रिएटिव सीखते हैं, सृजन करते हैं, नई भाषा का तक का सृजन कर लेते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जिनको इंग्लिश पूरी तरीके से नहीं आती लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश के दोनों शब्दों को मिला करके पढ़ते हैं। कई बार देखिए कुछ शब्द हिंदी बोल देंगे, कुछ शब्द इंग्लिश के बोल देंगे, तो यही होता है, नया कुछ क्रिएटिव हो जाना है, जिसे कहते हैं हिंद इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक जो है परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदान करना मतलब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना, बिल्कुल सिंपल सा है। भाषा के संदर्भ में कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देना, निदान करना, इस मेरी समस्या का निदान कीजिए। कई बार होता है ना, कई बार व्यक्तिगत रूप से आप जब किसी से बात करते हो कहते नहीं यार मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो, या हिंदी में अगर बोले तो यार मेरी इस समस्या का निदान करो, यार कैसे भी जो है इस चीज़ से छुटकारा मुझे दिलाओ। तो इसका उद्देश्य होता है किसी समस्या का निदान करना, समस्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। अब देखते हैं भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना या अगली कक्षा में पदोन्नत करना या विभिन्न श्रेणी में विभक्त करना या बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संबंध कारणों को पहचानना है। तो निदानात्मक है कि जो कारण है उसको पहचानना है, हमें कठिनाइयों को, समस्या को पहचानना है, उसको निदान करना है, ठीक है।
कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेंकट एक साल पहले, अब देखिए वेंकट भाई साहब हैं जो एक साल पहले तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश आए। कहां से आए? तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश। वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय बहुत सारी त्रुटियां करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो तमिल भाषी है। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, वो तमिल भाषी वाला बंदा है जो उत्तर प्रदेश आया है। उसने पहले उसकी भाषा अर्जन जो थी वो तमिल थी, तमिलियन थी। उसने जो अर्जित करी है, माता पिता से जो अर्जित करी है, अपने आसपास से जो अर्जित करी है, वो तमिलियन भाषा है। अब वो जो है सीख रहा है यूपी की भाषा, हिंदी भाषा सीख रहा है, ठीक है। तो वो उसमें त्रुटियां कर रहा है। तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आपको ऐसा बच्चा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, ये चीज को जानना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है। तो इसका सही तरीका यही होगा कि भाई कोई अगर गलतियां कर रहा है तो उसको सुधारेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देंगे और उसके जानने का प्रयास करेंगे कि उसको कितनी कमियां हैं। तो ये सारी बहुत सारे कारणों को हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा में शब्द बोलने का अभ्यास कराएंगे, या वेंकट को भाषा के अधिकाधिक जो है अवसर या प्रोत्साहन देना चाहेंगे, ठीक है। वेंकट को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताएंगे, या अब वेंकट की मातृभाषा का प्रभाव जो है लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन, बाकी सभी सही है। देखिए अगर हम एज अ व्यक्तिगत रूप से हम अगर बात करें तो हम रोज कहेंगे कि यार हिंदी भाषा को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार हमसे कहा जाता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर पढ़िए। क्यों कहते हैं? आप पेपर पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब जो है, वोकैबुलरी जो है ज़्यादा होगी, आपका शब्द भंडार इंग्लिश में ज़्यादा होगा, तो आप बोलना भी ज़्यादा लगेंगे। कुछ शब्द आपके जैसे आज आपको जो है 40 शब्द याद है, कल आपको जो है 45 याद होंगे, फिर 50 होंगे। वो 10 जो शब्द आपने एक्स्ट्रा याद किया वो कहीं ना कहीं यूज़ होंगे। तो यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। लेकिन अगर जब हम पेडागोजी के संबंध में बात कर रहे हैं तो हम यही आंसर देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी चीज़ होती है भाई, पहले हम उसे अधिकाधिक जो है ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो खूब बोले, ठीक है। तो वो उसको बोलने का मौका देंगे और जब ऐसा नहीं कि उसकी हिंदी भाषा में जो है बोलने पर हम हंसें, तो उसको हंसना नहीं है हमको, बल्कि उसको प्रोत्साहन देना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यहाँ पे प्राथमिक भाषा की नहीं बात हो रही है, यहाँ पे द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सिखा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य होगा? ठीक है, तो मानक हिंदी लिखने में निपुणता हासिल करना है, प्राप्त करना है, ये इसका उद्देश्य है। या हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ कराना है, ये उद्देश्य है। या हिंदी के व्याकरण पर सर्वाधिक जो है अधिकार प्राप्त करना है, या दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना है। तो देखिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखना का मुख्य उद्देश्य है कि वो जो है जीवन शैली में बोलने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है, सीखने का प्रयास कर रहा है। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं हो सकता है? तो सही रूप में समझना ये उद्देश्य नहीं होता है क्या? या व्याकरणिक नियमों को रटना? तो देखिए रटना जहां भी आ जाए समझ लो वो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये मूल उद्देश्य नहीं होता, रटना इसका उद्देश्य नहीं होता। व्याकरणिक नियमों को जानना हो सकता है, सही रूप में समझना, उसके नियमों को जानना भी होता है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग भी होता है कि आप कैसे उसका यूज़ करना चाहते हैं उस भाषा को। दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना, कोई आपसे बात कर रहा है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या बोल रहा है, और फिर उसके जो है जो बोल रहा है उसका जवाब भी देना पड़ता है। तो उससे जो है जुड़ना भी ज़रूरी है। भाषा आपने सीख ली लेकिन आप बोल नहीं पा रहे तो क्या फ़ायदा हुआ? तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ रटना जो है जैसा शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? भाषा की कक्षा में कौन सी टीचिंग जो है मेथड जो है सबसे कम प्रभावी है? उचित गति और प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, यह सबसे कम प्रभावी है। या वे शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ये। या बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित जो है विषय पर या प्रसंग पर चर्चा करना, या दूसरों की हस्तलिखित सामग्री और पत्र आदि पढ़वाना। तो देखिए अगर हम भाषा की कक्षा है और हम एज जो है सीखना चाहते हैं भाषा और उसमें अच्छी पकड़ लाना चाहते हैं, तो दूसरों की नहीं स्वयं की लिखी हुई सामग्री पढ़िए, स्वयं की लिखने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और स्वयं से जितना ज़्यादा लेख लिखना हो, चाहे निबंध लिखना हो, कुछ भी लिखिए।
तभी आप भाषा में अच्छी पकड़ प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरों की हस्तलिखित नहीं होनी चाहिए, स्वयं की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। एक टीचर जो है उसकी कैसी भाषा है, इस पर कितना क्लासरूम में जो है इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ पे। तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो देखिए, जैसा टीचर होगा, जैसी उसकी भाषा होगी, वैसे ही बच्चे भी ढालने का प्रयास करेंगे। तो आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, कोई प्रभाव नहीं डालती। या भाषा के प्रयोग के लिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग करती है, मतलब अलंकार जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नियमों के तहत हो, या भाषा के अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा आपने आपको किसी भी रूप में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे हमें कम महत्वपूर्ण बता रहा है? तो भाषाई अभ्यास करना ये बहुत ज़रूरी है कि ये महत्वपूर्ण कम है। यह भाषिक परिवेश, जिस परिवेश में आप रहते हैं उसी से जो है सबसे पहले आप भाषा सीखते हैं और बेहतर होती जाती है धीरे धीरे करके आपकी भाषा। पाठ्य सामग्री इंपॉर्टेंट होती है क्या भाषा शिक्षण में, या परीक्षाएं इंपॉर्टेंट होती है? तो देखिए, परीक्षाएं जो है सबसे कम महत्वपूर्ण होती है भाषा शिक्षण में। जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है परीक्षाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि, देखिए समाचार पत्र पत्रिकाओं का जो है, अगर हम भाषा की कक्षा में हम समाचार पत्र पत्रिकाओं का यूज़ करते हैं, एक क्लासरूम में यूज़ करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है कि यार स्कूल में न्यूज़पेपर डेली आता है, तो बच्चों को जो है क्लासरूम में न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी दीजिए। इससे क्या होगा कि जो न्यूज़पेपर है वो भी यूज़ हो जाता है, और भी जो भी टीचिंग जो है सामग्रियाँ होती हैं जो वो यूज़ हो रही हैं। तो ये होता है, या बच्चों की भाषा पर समाचार पत्रों का प्रभाव पड़े, या बच्चों का मुख्य शीर्षक याद कराया जाए, या बच्चे जो है प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। समाचार पत्रों में जो है यूज़ होता है प्रमाणिक भाषा का, प्रमाणिक लेख होता है, एक जेन्युइन जानकारी होती है उसमें। ठीक है, अब बच्चा जो है वो जब समाचार पढ़ता है तो एक नई प्रकार की उसको शब्दावलियाँ जानने का प्रयास मिलता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ भाषा में, न्यूज़पेपर में कई बार जो शब्दावलियाँ यूज़ होती हैं वो न्यूज़पेपर में ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं, है ना, तो वो चीज़ें जानने का मौका मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? देखिए, किस उद्देश्य की बात हो रही है, किस चीज़ के लिए जो है भाषा सीखी नहीं जाती है, ये देखना है। तो जीवन की विभिन्न स्थितियों का साधना इसलिए नहीं भाषा सीखी जाती है। भाई, जीवन के हर स्तर पर, हर जगह पर बहुत ज़रूरी है भाषा का सीखना। भाषा का व्याकरण सीखना ये ज़रूरी है, या मन की बात कहना और सुनना ये ज़रूरी है। तो किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाषा नहीं सीखी जाती है। ऑप्शन डी इसका गलत है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पंजाबी भाषी जो है सुरेंद्र प्राया जो है पंजाबी भाषी है, सुरेंद्र जो है भजन को बजन बोलता है। भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे, ठीक है, या फिर जो है सुले को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे। सुले नहीं है यहाँ पे, सुरेंद्र है, यहाँ पे ध्यान रखना है। सुरेंद्र को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, या पंजाबी और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या सुले को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, या भजन शब्द का बार बार उच्चारण कराएंगे। तो देखिए, वो भजन ही बोल रहा है, लेकिन भा और बा में जो है वो महाप्राण जो ध्वनियाँ होती है उसमें अंतर को समझ नहीं पा रहा है शायद। तो इसका सही आंसर है जो तर्क संगत होगा वो है ऑप्शन बी, ना कि जो है उसको भजन के बारे में सीधा सीधा जानकारी देंगे, क्योंकि इकलौता भजन ही नहीं होगा जो वो भजन बोलता होगा, कई और शब्द होंगे जिसको वो गलत प्रोनाउंस करेगा। ठीक है, क्योंकि वो पंजाबी भाषी है, वहाँ पे उस शब्द में ज़्यादा जो है वजन दे रहे हैं, भा में वो ज़्यादा वजन को देते हैं, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो याद रखना, महाप्राण ध्वनियों से उसको जो है उसको बताएंगे कि ये होता है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियाँ आपको लोगों को पता ही होंगी चीज़ें, मैं भूल भी गया हूँ अगर सही बताऊँ तो मैं आपको। महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं, या अल्प प्राण, जैसे का वर्ग है
तो का वर्ग में काखा गागा अंगा जो आता है, तो उसमें जो पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ड है वो शायद जो है महाप्राण ध्वनियों में आता है, ठीक है, या फिर शायद अल्प प्राण में आता है। मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोगों को किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। मैंने एक बार चेक नहीं किया इसको, आंसर बताने से पहले एक बार चेक कर लिया होता तो मैं आपको बता देता सही से आंसर इसका। चलिए कोई बात नहीं, महाप्राण ध्वनियों से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, आंसर तो पता होना चाहिए, अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो जो है बच्चों के बारे में क्या बताता है। अब देखिए, मैंने कई बार पोर्टफोलियो से संबंधित क्वेश्चंस कराए हैं, हर जगह कराए हैं, सीडीपी में कराए हैं, और ये क्वेश्चन हर जगह कॉमन है। अगर भाषा हटा दो, पर्यावरण डाल दो, तो पर्यावरण में पोर्टफोलियो का क्या काम है, सीडीपी में क्या काम है, या फिर मैथमेटिक्स में पोर्टफोलियो का क्या काम है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक बच्चे की जो है रिपोर्ट तैयार करना, पूरी रिपोर्ट, ठीक है, पूरी रिपोर्ट तैयार करना, कि बच्चे में सकारात्मक और नकारात्मक सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देना, कि बच्चा ये अच्छा है, इस चीज़ में अच्छा है, इस चीज़ में सही नहीं है, ये इसकी कमज़ोर है, ये चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पोर्टफोलियो तैयार करने का यही वजह होता है कि ताकि जो है जो भी कमियां हैं बच्चे के अंदर उसको जान सके। मूल्यांकन का भी रूल होता है, लेकिन पोर्टफोलियो भी यही काम करता है। तो देखिए, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, जो रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है उसके जो है ग्रोथ में जो है माता पिता की भूमिका इसलिए जो है ये बताता है आकलन करते समय, या उनकी प्रगति में टीचरों की क्या भूमिका है, वे क्या जानते हैं, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, इसका जो है मूल्यांकन होता है। तो देखिए, इसका सही आंसर बिल्कुल आपको पता चल गया होगा। मैंने आपको बताया रिपोर्ट कार्ड है, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है ये जानने का प्रयास किया जाता है, और जो भी कमियां उसको सुधारा जाता है। तो पोर्टफोलियो का वर्ड समझ लीजिएगा कि उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, और रिपोर्ट कार्ड तैयार इसलिए किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि बच्चे में क्या कमियां हैं और क्या उसको अच्छा आता है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वरूपों को जाना जाता है, ताकि उसके बच्चे में जो भी कमियां हैं उसको सुधारा जा सके, और जो अच्छाइयाँ हैं, अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको और बूस्ट करेंगे, और उसको अच्छी नॉलेज देने का प्रयास करेंगे, और उसमें निपुणता हासिल कराएंगे, और उसको सृजनात्मक चीज़ों में जो है इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मधुर वाणी में महत्वपूर्ण है, या संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ये इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के लिए महत्वपूर्ण है, या आलंकारिक जो है भाषा का प्रयोग करना। तो देखिए, इसका सही आंसर है भाई, बोलना ज़रूरी है। जब हम किसी की बात को कहते हैं, सुनते हैं, और उसको हम फिर से उसमें रिपीट करते हैं, हम अपना जो है कुछ संदर्भ पेश करते हैं, हम कुछ अपनी बात कहते हैं, तो संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना जो है ये बोलना इंपॉर्टेंट है। आपको बोलना नहीं आएगा तो आप किसी से क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, चाहे जितनी आपकी अच्छी जो है लैंग्वेज हो, ठीक है। गृहकार होमवर्क के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो देखिए, होमवर्क के बारे में उचित है, होमवर्क देना अति आवश्यक है, या ये तो है ही इंपॉर्टेंट भाई, इसका आंसर तो है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गृह कार्य जो है अभिभावकों को बच्चे मतलब माता पिता को व्यस्त रखने के लिए जो है दिया जाता है, या बच्चों की क्षमताओं और स्तर को जानने का जो है प्रयास किया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल, ये अभ्यास मात्र है, अभ्यास मात्र नहीं है। देखिए, गृह कार्य जो है क्यों दिया जाता है, अब इकलौता ऑप्शन यही नहीं है, इसके कई आंसर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल को जीवन में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन सी ही देगा। होमवर्क आप क्यों देते हैं, किसी बच्चे को आपने क्लासरूम में क्या पढ़ाया, एक तो पहले वो याद हो जाए उस बच्चे को, वो घर जाए तो जो है उसको दोबारा रिवाइज करे, उसको फिर से वो पढ़ सके उस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसकी कितनी क्षमता है उस ये भी है भाई। किसी का होमवर्क किसी को ज़्यादा दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है, किसी को होमवर्क डिफरेंट, एक ही क्लासरूम में हर बच्चे का होमवर्क अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कुछ जो है विशिष्ट बालक है, कुछ सामान्य बालक है। तो क्षमताओं के स्तर के अनुसार जो है होमवर्क दिया जाना चाहिए, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उचित है। तो भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा जो है भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ये जरूरी है। तो ये तो बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया, अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा नियमों को जानने की जगह, ठीक है। या विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, केवल पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए, इस पर बल देना चाहिए। या बच्चों को केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब क्रम से हो, या बच्चों के जो है चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर है डी, भाषा कौशल में 4 कौशल होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ठीक है। और ये सभी जो है एक दूसरे से
इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि पहले सुनो फिर बोलो फिर पढ़ो फिर लिखो, ऐसा नहीं होता। हो सकता है सुन करके लिखना पड़ जाए, हो सकता है सुनने के बाद आपको पढ़ना पड़ जाए, हो सकता है सुनने के बाद आपको बोलना पड़ जाए। जो आपने पढ़ा है वो आपको बोलना पड़े, फिर बोलने वाला लिख रहा हो। तो इस तरीके से जो एक दूसरे से अंतः संबंधित है चारों कौशल, याद रखना, चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी के कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। देखिए, हिंदी की कक्षा में हिंदी इतर मतलब हिंदी से अलग भाषी, जैसे हिंदी इतर का मतलब हो सकता है वो बच्चे इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश भाषी हो, तमिल भाषी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, ये सब भाषी बच्चे हैं। हिंदी के अलावा और कोई अन्य भाषा जानते हो, ठीक है, तो उसमें कठिनाई का सामना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे होंगे कि उनके लिए जो है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए वो ऐसा कठिनाई महसूस कर रहे हैं, या वो मन लगाकर हिंदी नहीं सीख रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। हिंदी सीखने के प्रति उनकी अरुचि है, या हिंदी जो है, ये चौथा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है, यह हिंदी बहुत कठिन लग रही है उनको, इसलिए जो है वो कठिनाई का सामना कर रहे हैं। वो कठिनाई का इसलिए सामना कर रहे हैं कि उनकी मातृभाषा अलग है और हिंदी द्वितीयक भाषा के रूप में सीख रहे हैं वो, तो उनके दोनों की संरचना में अंतर है, इसलिए उनको सीखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, अब मुझे कल को कहा जाए कि तमिल सीखनी है, तो कहीं ना कहीं मेरे दोनों की संरचना में अंतर पाया जाएगा और मुझे दोनों की शब्दावलियाँ अलग हैं। अब मुझे तो कठिनाई होगी, वक्त लगेगा, समय लगेगा सीखने में। उसके बाद भी मेरे कई शब्द जो है अशुद्ध निकलेंगे, गलत शब्द निकलेंगे, जिनको मैं जो है समय समय के साथ साथ सुधारूंगा, ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा मैं आमतौर पे उन लोगों के बीच में बोलूँगा। तो ये चीज़ें हैं, उसके संरचना में अंतर होने के कारण जो है उसको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो यहाँ बात बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन, लिखने कौशल का मूल्यांकन करना है, तो हमें सबसे बेहतर विधि तो सुंदर लेख का अभ्यास कराते रहना चाहिए, या अपने अनुभव को लिखना, या श्रुत लेख सुन कर लिखने को लिए कहना। सुन कर, श्रुत लेख का मतलब होता है, श्रुत मतलब सुनना और लिखना लेख होता है, तो सुन कर लिखना, या पाठाधारित पढ़ करके जो है प्रश्नों के उत्तर देखना। तो देखिए, अगर हम लेखन कौशल को डेवलप करना चाहते हैं तो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो भी उसके अनुभव हैं, उसको लिखने के लिए। इसलिए आप देखिए, अगर छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे में लेखन शैली डेवलप करी जाती है, तो उसको कहा जाता है खाली पेपर और पेन दे दिया जाता है, कॉपी और पेन दे दिया जाता है, कहा जाता है बेटा लिखो। वो कुछ भी लिखता है, उससे क्या होता है, उसके बच्चे की राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती है, और जो वर्ड्स वो जानता है उसको लिखने का प्रयास करता है, उसको सोचने का प्रयास करता है, तो चिंतन भी करता है और कुछ नए वर्ड्स भी लिख लेगा। तो ये जो है अपने अनुभव को लिखने का प्रयास जब करेगा, तो उससे कहीं ना कहीं उसको लेखन शैली बहुत अच्छी हो जाएगी, राइटिंग्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो याद रखना, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आखिरी क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले शिक्षक अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर लिखने के लिए कहते हैं, ठीक है। टीचर जो होता है बच्चों की जो कॉपी चेक करते वक्त देखता है कि कुछ बच्चे जो है गलत शब्द लिख रखा है, मान लीजिए है ना, 100 लिखना था और उसके जगह वाज लिख दिया हो बच्चे ने, तो वो उस चीज़ को टीचर जो है सही करके जो है वहाँ लिख देगा, या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो उसको सही करके लिख देगा। तो ये लिखने का जो उद्देश्य होता है वो टीचर का क्या उद्देश्य है, तो शब्दों के सही वर्तनी की जानकारी देना, ये उसका उद्देश्य होता है, या अवलोकन द्वारा जो उसने टेस्ट लिया उसको तो सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, या आकलन को लचीला और सुविधापूर्ण बनाना, कि जो वो बच्चे का मूल्यांकन या आकलन कर रहा है, जो उस चेक कर रहा है, उसको जो है लचीला बना रहा है कि ठीक है गलतियां कर दे रहे हैं, उसको लिख दिया और नेक्स्ट टाइम फिर से जो है लिखेगा तो फिर से सही करेंगे, ये उसका उद्देश्य होता है, या बच्चों को उसकी गलती का अनुभव कराना। तो आप इसलिए लिखते हैं, हम भी कभी जब बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और हम उसको नीचे लिख रहे थे, तो इसका मतलब है कि बच्चा जब कॉपी देखे अपनी, तो वो ये देखे कि मैंने क्या गलती की थी, वो बच्चा जान पाए कि मेरी क्या गलती थी और सही चीज़ के ऊपर उसका ध्यान जाए और नेक्स्ट टाइम से वो ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। हम कभी कभी जो है बड़े बच्चों की जब हम कॉपियाँ चेक करते हैं, तो हम बड़े बच्चों की देखिए कॉपी चेक करते हैं, उसमें नोट लिख करके जो है उसमें लिख देते हैं कि बच्चे को जो है ये कमी है, आपको इस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो ये भी हमारा जो है ध्यान देने के ऊपर होता है कि बच्चा जो है कॉपी दे के उस पर ध्यान दे कि हमारे अंदर क्या कमियाँ, उसको सुधारने का प्रयास करें। तो अवलोकन द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकृष्ट करना, ये इसका जो है टीचर का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी के समाप्त होते हैं।
सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और सारे में से बहुत सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने पेडागोजी से संबंधित अब तक वीडियो डाले होंगे उसमें से आपने अगर सारे वीडियो भी कर लिए तो हिंदी पेडागोजी में आपके जो हैं 30 में से मैं गारंटी कह रहा हूँ 25 क्वेश्चंस आप सही करके आएंगे। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश से संबंधित वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देखिएगा मेरी प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक है, आज का जो लाइक का टारगेट है वो है 50, केवल 50 लाइक का टारगेट है। और लाइक करके आप जो है मुझे भी मोटिवेट करते हैं, मैं आपके लिए डेली आपके लिए इतना अच्छे पेपर्स बना के लेके आता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।